हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा उपचुनाव की रणबेरी बज चुकी है और बड़ौदा के उपचुनाव से सियासी गहराइयों का अंदाजा भी सभी पार्टियों को अब लग जाएगा। कुछ का गुमान टूट जाएगा तो कुछ ये पता लगाने में कामयाब होंगे कि सियासी थर्मामीटर उनके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2019 से ठीक एक साल पहले हो रहे के बाद जिस तरीके से चुनाव हुए हैं उसको लेकर के बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से ये जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले आप जरा रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी पार्टियां इस सीट पर कब्जा करने को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपना गढ़ बचाने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। उम्मीदवारों के चयन से लेकर उपचुनाव में उठने वाले मुद्दों पर मंथन हुआ। उधर उपचुनाव के ऐलान के बाद सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव जीतने का भी ऐलान कर दिया। निश्चित रूप से मेरा दावा है कि बड़ौदा सीट हम जीतेंगे। देखिए, चुनाव को देखते हुए नहीं होता, आखिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले भी मिलते हैं। पहले एक निश्चित समय हमने रखा हुआ था विधायकों के साथ। अब एक सुझाव आया कि नहीं, जो पहले के विधायक पूर्व विधायक है उनकी भी इच्छा है कि एक निश्चित समय रख दिया जाए। तो हमने कोई निश्चित समय किया है कि 2 घंटे उनको भी सप्ताह में मिला करेंगे। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता के साथ मिलना जुलना स्वाभाविक है। पहले अलग अलग समय मिलते थे, अब एक निश्चित समय किया तो मिलेंगे। सीएम ने उपचुनाव जीतने की हुंकार भरी तो गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया कि बड़ौदा चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भावनाओं से खेलकर चुनाव लड़ती है, हम काम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। बड़ौदा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोगों को काम चाहिए भाई, लोगों को विकास चाहिए और विकास तो हम ही कर सकते हैं। कांग्रेस के पास ये इतने साल तक सीट रही, कांग्रेस ने वहां कोई विकास नहीं कराया, क्योंकि कांग्रेस तो भावनाओं से खेल के चुनाव लड़ती है, हम काम के आधार पर लड़ते हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इनेलो का बड़ौदा में बरसों तक विधायक रहा, लेकिन दोनों ने ही विकास नहीं किया। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के 100% जीतने का दावा किया। विपक्ष में को घबराहट है और उस घबराहट के कारण वो एक नई स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि गांव में जहां बीजेपी जाएगी उसका विरोध करेंगे और घेराव करेंगे। यानी कि ये विपक्ष को ये लगता है कि अगर सवाल जवाब होगा तो शायद उसके सामने बहुत मुश्किल आ जाएगी। जहां कांग्रेस भी है, कांग्रेस ने लंबे टाइम तक वहां कांग्रेस का कैंडिडेट वहां जीतता रहा, लेकिन कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि डेवलपमेंट में उसने क्या किया। वही लोकदल जैसी पार्टी है जो एक लंबे टाइम तक वहां से उनका विधायक पहले रहा, तो वो भी उनके पास ही बताने के लिए कुछ नहीं है कि वो क्या काम किया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही जब विधायक का स्वर्गवास हुआ तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि देखिए, जब तक आपका विधायक नहीं चुना जाता तब तक आपका विधायक मैं हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है आपके हितों की रक्षा करना। तब तक मैं आपका विधायक हूं, उसके बाद आप जिसको विधायक चुनेंगे वो है। और इतने कार्यकाल में जितने भी काम इस सरकार ने किए और इससे पहले भी सरकार ने जो काम किए, तो आम जनता में मैसेज है कि काम करने वाली सरकार यही सरकार है। मेरा पूरा यकीन है 100% भारतीय जनता पार्टी को वहां सफलता मिलेगी। और सफलता ही नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी वोट से सफलता मिलेगी। हालांकि उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने किसान बिल के बहाने बीजेपी का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ को अपना इस्तीफा भेजा, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उपचुनाव से पहले राणा ने जिस तरह से बीजेपी को बाय बाय कहा है, उससे पार्टी को नुकसान हो न हो, लेकिन विपक्ष को बीजेपी को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है। वैसे चुनाव के समय नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो बड़ौदा का बाजीगर आखिर होगा कौन, इसको लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जनता जिस पर मोहर लगाएगी वही बाजीगर बन पाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं। पार्टियों के भीतर जो हलचल इस वक्त चल रही है वो क्या संकेत दे रही है, जरा उसको समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमरदीप बराड़ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दलबीर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं वंदना जी आपसे ही समझना चाह रहा हूं सबसे पहले कि जहां एक तरफ किसानों का विषय, किसानों को लेकर कांग्रेस पहले ही ये साफ कर चुकी है कि बड़ौदा उपचुनाव में इस मुद्दे को हावी रखा जाएगा। काम क्या हुआ है बड़ौदा में वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर किसान ही असल केंद्र में रहेंगे, क्योंकि सरकार को दबाना है, दबाव उनके ऊपर बनाना है। लेकिन वही श्याम सिंह राणा का जो आज विषय सामने आया, इससे पहले भी पूर्व विधायकों की बैठक हुई थी, वहां से ही संकेत मिल रहे थे। क्या बातचीत नहीं हो पाई, उनको अगर उनकी नाराजगी थी तो दूर नहीं किया गया, कारण क्या रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है शुभेंदु आपका जो प्रश्न है उसी में ही उत्तर आ जाता है। यहाँ पर आपने पहला जो प्रश्न पूछा, आपने यहाँ पे किसानों के मुद्दे की बात की, कांग्रेस की बात की। कांग्रेस कहीं ना कहीं प्राथमिकता रखेगी किसानों के मुद्दे को। कारण यह है कि जब से बड़ौदा का उपचुनाव घोषित हुआ है तब से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर घबराहट थी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी अगर मैदान में जाएगी तो परफॉर्मेंस के साथ जाएगी। चाहे आप मनोहर सरकार 1 की बात कर लीजिए या अभी गठबंधन सरकार की बात कर लीजिए, हमने लगातार सभी जितने भी हमारे हल्के हैं, 90 के 90 हल्के, वहां पे बराबर काम कराए हैं। लेकिन 3 बार लगातार बड़ौदा की जनता ने विधायक दिया, लेकिन कांग्रेस का, लेकिन वहां पर क्या हाल है आपको भी मालूम है, आपके पास भी लगातार रिपोर्ट आती रहेंगी। तो इतना बुरा हाल है, वहां पर विकास के कार्य करवा नहीं पाए। बड़ौदा की जनता अपना प्रश्न पत्र तैयार करके बैठी है कि जैसे ही कांग्रेस के नेता आएंगे जो कहते थे कि हमारा गढ़ था, अपने गढ़ की बात करते थे, हालांकि वो वही गढ़ है सोनीपत, जहां पर लोकसभा इलेक्शन में बाबू बेटा के पैरों के नीचे से जमीन खींची गई थी। चाहे आप सोनीपत की बात कर लीजिए या आप रोहतक की बात कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घबराहट थी, मालूम है हमने काम नहीं किया, इसलिए मुद्दा जो है पलट देंगे, यानी कि किसानों को ढाल बनाया, किसानों के मुद्दे को सामने लेकर आएंगे, किसानों की वो बात करेंगे, क्योंकि और कोई जवाब देने के लिए नहीं है। लेकिन तो जवाब तो नहीं है ना वंदना जी। एक चीज तो ये भी बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाने वाले विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर के नेता हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही है, उनको कैसे समझाया जाएगा? उनको कौन बरगला रहा है फिर? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसी का जवाब मैं दे रही हूँ। सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। हमारी पार्टी ऐसा नहीं है जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण हो। हमारे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, उन्होंने बहुत अच्छा इस चीज का जवाब दिया कि कहीं ना कहीं उनको अंदर से लगता था कि जैसे उनको टिकट कटी और उसके बाद वो सामने निकल कर आई उनकी कहीं से, तो मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट इशू है ये। अपनी व्यक्तिगत कहीं पर उनकी जो वंदना जी, बात यहाँ पर एक सिर्फ पूर्व विधायक की नहीं है। कई पूर्व विधायक बैठक करते हैं और बैठक के अंदर नाराजगी किस चीजों को लेकर के होती है वो सभी साफ भी हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि उनको मनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? अगर उनको मनाया जाता तो शायद आज वो इस्तीफा देने के लिए आगे नहीं बढ़ते। और अभी तो एक पूर्व विधायक की तरफ से इस्तीफा दिया गया। और ये क्योंकि आज हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं जो कि किसानों के मसले पर अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए शुभेंदु, जहां तक आप बात कर रहे थे कि और भी ज्यादा विधायक हैं, तो आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि धनखड़ जी के साथ उन्होंने बैठ के बात भी की है और उसके बाद मुझे लगता है वो बहुत हद तक इस चीज को समझ गए हैं। कहीं ना कहीं एक चिंता होती है कि ऐसा क्यों है, कि ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, लेकिन हम बार बार ये समझाने में कामयाब रहे हैं। किसान, बहुत सारे संगठन हैं वो भी सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये लॉन्ग अवेटेड फैसला था, जो किसान कितने समय से इंतजार कर रहे थे कि हमें जो अपनी उपज को बेचने की आजादी मिले, हमें उपज का जो रेट है वो अच्छा मिले। तो अगर कहीं पर उनको अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा ऊपर दिखाई देती है तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए उनको जवाब भी मिल गया। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना। ठीक है। अमरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमरदीप बराड़ जी, मेरी आवाज आ रही है जी? अमरदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जरा आगे सुधार लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है जी? जी अमरदीप जी बताइए।
हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बड़ौदा चुनाव एक इतिहास रचने वाला है। ये सरकार बहुत बुरी तरह से 1 साल इस सरकार को हो गया है और अब इनकी जो परीक्षा थी उसका परिणाम आना है और ये बहुत बुरी तरह से बड़ौदा चुनाव जो है हारेंगे। बड़ौदा में 1 लाख से 1.25 लाख से ऊपर की जो जनता है जो वोटिंग करेगी 3 नवंबर को, तो उस समय जिस तरह आज के दिन स्थायी मंडियों में जाम लगा रहा, उसी तरह 3 नवंबर को बीजेपी के बूथों पर जाम लगेगा। कोई इनको वोटिंग करने नहीं जाएगा, कोई इनको वोट देने नहीं जाएगा। अमरदीप जी, कोई तो कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा। या तो आप ये बताइए कि आपने बीते इतने लंबे समय तक अगर उस विधानसभा सीट पर कोई काम किया हो, यदि आपने उसको बहुत चमकाने का काम किया हो, विकास के वहां पर बहुत ज्यादा काम किए हो, तो उसके आधार पर यदि आप ये कह रहे हैं तो बताइए, या फिर सिर्फ किसानों को ढाल बनाना चाहते हैं? हाँ जी, हमने बड़ौदा विधानसभा हमेशा से कांग्रेस ही जीतती आ रही है और अब भी जीतेगी। हम जीत इसीलिए रहे थे क्योंकि हमने काम किया। बड़ौदा के अंदर विकास जितना हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बड़ौदा के अंदर विकास जब इनकी सरकार आई है उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग पानी के लिए परेशान है। मैं लगातार आपके हरियाणा न्यूज पर भी ये मैंने खबरें देखी हैं, आपने भी ये दिखाया है, आपको भी सच का पता है। कांग्रेस ने अगर काम किया था तभी कांग्रेस पार्टी बड़ौदा में विधानसभा पर जीत हासिल करती थी। चलिए ठीक है, मैं जरा दलबीर जी आपसे मैं एक बार जवाब दे दूं। ठीक है वंदना जी। अमरदीप जी, आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने काम करा है। सुन लीजिए अमरदीप जी, आप ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत सारे काम करा दिए, पूरा चमका दिया। 10 काम गिनवा दीजिए मुझे। आपके जो विधायक हैं 3 बार वहां से रहे। नहीं, मैं वो काम गिनवाऊंगा जो आपने बिगाड़े हैं। मैं जो हमने काम किए हैं वो तो जनता को पता है, जो आपने बिगाड़े मैं वो गिनवाऊंगा। आप बड़ौदा की सड़कों को जाकर देखिए, पानी की समस्या, हमने वाटर बॉक्स बनवाए हैं, हमने बनवाए हैं। अभी आप एक काम ऐसा गिनवा दिया जो आपने हरियाणा में किया हो, जो आपने हरियाणा। जवाब है अमरदीप जी आपके पास? आप कह रहे हैं कि आप अच्छा, मैं ये आप दूसरी तरीके से सवाल कर लेता हूं। आप इस उपचुनाव के अंदर क्या आप जो जितना काम आपने इस बड़ौदा सीट पर करवाया बीते समय में, क्या उसके आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ किसानों के आधार पर ही उनको मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए जी, जो हमने काम किया है उसके आधार पर भी लड़ेंगे। और जो किसानों का एक मुद्दा हमने नहीं बनाया, ये मुद्दा है, ये किसान भाई जो इन्होंने किसानों को बार बार बेवकूफ घोषित करने के लिए बोलते हैं, किसान उसके पीछे लग गया। किसान किसी के पीछे नहीं लगा है, किसान को पता है उसके लिए अध्यादेश खतरनाक है, इसीलिए किसान आज सड़कों पर उतरा है। ये बार बार ये साबित करना चाहते हैं किसान किसी के पीछे लगा हुआ है, किसान किसी के पीछे नहीं है। जो आपने बड़ौदा में कराए। हम खोई हुई सत्ता को हम पाएंगे। आप एक गांव हरियाणा में गिनवा दीजिए, आप 10 काम मैं गिनवाती हूँ ना, मैं गिनवाती हूँ, एक क्या बहुत गिनवाऊंगी। आप 10 गिनवा दीजिए, उसके बाद मैं गिनवाती हूँ, या बोल दीजिए नहीं है तब भी मैं गिनवाऊंगी हमने क्या कराए। अरे आप 10 गिनवा दीजिए, मैं तो गिनवाऊंगी, मेरा काम है वो गिनवाना। आप 10 काम गिनवा दीजिए। पड़ी है उन सड़कों को हमने। अमरदीप जी आपके पास जवाब है आपके पास? के पीछे बॉर्डर बॉक्स बने थे वो हमने बनवाए थे। क्या बनवाए थे? और कितने काम गिनवाऊंगा आपको? क्या बनवाए थे आपने? दोबारा से बोलिए, क्या करवाया था आपने? आप गिनवाइए, आपने क्या किया है? मैं तो गिनवाऊंगी ना, आप गिनवाइए पहले। चलिए ठीक है, जवाब नहीं है ना आपके पास? ठीक है, मैं जरा कितनी बार गिनवाऊंगी? ये जो चुनाव है ये कितना आसान और कितना मुश्किल, जब आप ये कह रहे हैं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस ने वहां पर काम नहीं करवाया है, तो ये तो गठबंधन आप दोनों राजनीतिक दलों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। वहां पर जनता पहले से ही नाराज होगी कांग्रेस से, तो आसान आपके लिए रहा बहुत है। सुमेंद्र जी, किसी तरह का कोई इलेक्शन हो, चाहे आम चुनाव हो और बाई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन जब भी कभी आता है, कोई भी सरकार चल रही है उसकी एक तरह से परीक्षा की गई। कोई समय विपक्ष की भी परीक्षा है, विपक्ष ने कितने मुद्दे उठाए, जनता को क्या समझा पाए और सरकार ने क्या काम किए और कितने बता पाए, लोगों तक गए, लोग कितना समझते हैं क्या क्या काम हुए हमारे बीच में। ये एक मैं कहूँगा पैमाना है, एक परीक्षा है, सरकार की भी परीक्षा है। ये सच्चाई है। इस 11 महीने की सरकार हो चुकी है। 5-6 महीने कोरोना काल में उतना अच्छा से हम यूज नहीं कर पाए सरकार, तकलीफ हुई लोगों को।
परंतु इस तकलीफ के साथ साथ अभी देखियो एक फसल बहुत बड़ी आती है हमारे रबी की फसल जिसको, उसमें गेहूं की कितनी प्रदेश में मंडियां बनाई, गेहूं कैसे से खरीदा गया, पैसा लोगों तक कैसे आसानी से पहुंचा, पूरी कोशिश की सरकार ने। तकलीफ क्यों नहीं है, लोगों को भी तकलीफ हुई है, सरकार कोशिश करती है। और मैं तो कहता हूँ विपक्ष मुद्दे उठाए, ये एक लोकतंत्र है जो हमारा देश का, उसकी अच्छे भावना के लिए है। आगे विपक्ष को मुद्दा उठाता है उसमें दम होता है, और सरकार की हमारी यानी हम सरकार है, हमारी जिम्मेवारी है उसको लोगों की तकलीफें हम दूर कैसे करें। ठीक है, इसी तरह की छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे बाई इलेक्शन से पहले अब 1 तारीख से हम खरीद की तरफ जा रहे हैं। सबको पता है बाजरा इस प्रदेश में सबसे पहले कांग्रेस कितनी बातें करे, कोई फायदा नहीं। कांग्रेस ने किसानों का कभी विला नहीं करा। मैं बार बार एक बात कहता हूं, और सुखवंत भाई किसान नेता हैं, ये भी यहां बैठे हैं, हम सब किसान परिवारों से आते हैं। कांग्रेस में कभी भी कोई किसान पनपने ही नहीं दिया, ना कोई नेता बनने दिया। सर छोटूराम कांग्रेस से बाहर रहे, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से बाहर रहे, चौधरी देवीलाल कांग्रेस से बाहर रहे, तभी तो किसान नेता बहुत बड़े बने। कांग्रेस में तो नहीं बन पाए। कांग्रेस ने इस देश के किसानों का क्या किसी का भला कराया ही नहीं कभी। वो तो एक ही बात पर लगे रहे, गरीबी हटाओ। लेकिन मंडियों में खरीद को लेकर दलबीर जी आज भी सवाल उठ रहे हैं। किसान आज भी परेशान हैं, कई दिनों से मंडियों के अंदर बैठे हुए हैं इस बात के इंतजार को लेकर के कि उनकी फसलों की खरीद अब तो शुरू होगी। सर कई दिन की बात ना करो, 1 तारीख से कल से फसल शुरू हो जाएगी। 28 तारीख से मांग करी थी, और एक सिस्टम बना हुआ है, मैसेज आएगा, मैसेज आने पर आप लेके आएंगे फसल, आपकी फसल ली जाएगी, समय पर पैसा दिया जाएगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी किसान को। सरकार ने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में आप आइए, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको पास मैसेज आएगा तो अपनी फसल लेके आइए। कोरोना काल है ये, सबको पता है। ठीक है, कोरोना काल में सही से फसल खरीदी जा, समय बहुत लंबा है, घबराने की किसी को जरूरत नहीं है, तो जल्दबाजी मत करो। ठीक है, मैं एक और फसल भी ली जाएगी, आपका पैसा भी समय पे दिया जाएगा। ठीक है, मैं एक विषय और है, श्याम सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर और जो सहयोगी दल हैं वहां से भी कई ऐसे और लोग हैं जिनको इन कृषि कानूनों को लेकर के आपत्ति है, लेकिन सामने आकर के नहीं कह रहे हैं। तो जननायक जनता पार्टी कृषि कानूनों को लेकर के अपना स्टैंड क्या रखती है? कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है, या कहीं ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए जो किसान लगातार सड़कों पर उतर कर मांग कर रहे हैं? सवेंदु जी, मैं फिर कहता हूं, विपक्ष या किसान कोई भी कहता है कोई सुधार की गुंजाइश है, उसमें बातें क्या रखी है? हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बात रखी? माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बार बार लोग हम पर आरोप लगा रहे थे, हमने एक ही बात रखी, सब एमएसपी की बात कर रहे थे। विपक्ष कोई भी था, चाहे कांग्रेस नेशनल लोकदल थी या किसान थे, अगर भाई एमएसपी खत्म ना हो जाए, मंडियां खत्म ना हो जाए। हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने हमारी पार्टी में बैठ के स्टैंड लिया, अगर एमएसपी जिस दिन खत्म कर देंगे और मंडी जिस दिन सिस्टम खत्म करने की कोशिश करेंगे, जननायक जनता पार्टी इस्तीफा देके इस सरकार से बाहर हो जाएगी। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो सरकार, उसकी जिम्मेवारी बनती है किसी किसान को कोई तकलीफ ना हो। मंडी में एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाए, मतलब जो भी फसल हो खरीदी जाए, और मंडी के अंदर खरीदी जाए, मंडी के बाहर बेचने का मैं आज भी याद करना चाहूँ। जननायक ताऊ देवीलाल का तो एक सपना था ये, अगर फसल बेचने की आजादी कब मिलेगी हमें, अगर मंडी के गेट पर भी किसान अपनी फसल बेच सके, वो आजादी कब मिलेगी? बिल के माध्यम से हमें मिल रही है। ठीक है, जननायक ताऊ देवीलाल के सपने पूरे हो रहे हैं इससे। अब किसान अपनी फसल का भाव कैसे बता सके किसी को, मेरी फसल इस भाव में बेचे? मौका है, हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और किसी की फसल बाहर नहीं व्यक्ति अंदर लाकर। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद सुमीर आर्या जी आपके पास आता हूँ। देखो शुभेंदु भाई, बराड़ साहब आता हूँ आपके पास भी। धन्यवाद, आपने मेरे को बात रखने का मौका दिया। अभी जैसे जेजेपी के प्रवक्ता साथी को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि 11 महीने की हमारी सरकार है। इसका मतलब साफ है कि जो पिछले 5 साल की जो सरकार बीजेपी की थी, ये मान के चलते हैं कि उस सरकार ने 5 साल के दौरान कोई काम नहीं किया, और उसके बावजूद भी इन्होंने समर्थन दिया। तो एक तो इनकी बात ये आ गई कि सिर्फ 11 महीने की बात करें। दूसरी बात ये है कि अभी जो रिसेंटली आपने बीच में कहा कि किसानों के दम पे ही आप करेंगे क्या। अब शुभेंदु जी, बड़ौदा वो इलाका है जहां कंप्लीटली ग्रामीण इलाका है। शायद हरियाणा में 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं, बारडा और बड़ौदा, जो अपनी तरह के अलग उनकी जिनकी डेमोग्राफिक सिचुएशन है। तो वहां पे किसान हैं लगभग सारे के सारे, तो किसानों की बात उठेगी। दूसरी बात, जेजेपी के जो प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि इसमें एमएसपी की बात है। शुभेंदु जी, जैसे दुष्यंत जी कहते थे चुनाव से पहले कि हम बीजेपी को जमुना पार छोड़ करके आएंगे,
और फिर जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को जमुना पार छोड़ा, जितना सच वो था उतना ही सच इनका एमएसपी वाला सच है। दूसरी बात, दलबीर जी ये कह रहे थे कि किसान को हमने फसल बेचने की आजादी दी और वो किसान मंडी के गेट पर भी बेच सकता है। मैं सवाल पूछता हूं धनखड़ साहब से कि पहले कौन सा कानून को रोकता था? किसान को पहले भी आजादी थी। किसान अपने उत्पाद को, जो उसके एग्रीकल्चर उत्पाद है, उसको कहीं भी बेच सकता था और कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरियात के लिए, सिर्फ नेसेसिटी के लिए उसको कहीं भी खरीद सकता था। मंडियां बनी थी वो सिर्फ उसके कमर्शियल रूप के लिए बनी थी कि किसी व्यक्ति को अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कमर्शलाइजेशन करना है, व्यापार करना है, तो उसके लिए मंडियों की आवश्यकता थी। मैं ये साफ कह रहा हूं, 1961 का जो पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है वो साफ किसान को आजादी देता है। तो कौन सी ये किस प्रकार से यानी कि नया कुछ नहीं है जी? नया कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। किसान को जो आजादी देने वाली की जो बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। नया है ना, कॉर्पोरेट लोगों को आजादी दे दी कि आप किसान को जैसे चाहे वैसे लूट लें, जैसे चाहे उसको तोड़ मरोड़ दें। अब शुभेंद्र जी एक चीज और है कि आज के दिन जो आर्थिक हालात हैं किसान के, वो बहुत कमजोर हैं, पूरे देश में है, हरियाणा प्रदेश में भी, और उसके सामने कॉर्पोरेट एक बहुत मजबूत पावर है। जिम्मेदार कौन रहा है इसके लिए? जी, जिम्मेदार कौन रहा है? निश्चित रूप से बीजेपी की जो एक्ट लेकर के आए हो, कॉर्पोरेट के लिए लेकर, इससे पहले तक जो किसानों की हालत थी, आप जो कह रहे हैं कि आज तक ऐसी रही है स्थिति, उसके लिए शुभेंदु जी आप जो सवाल कर रहे हो और जिस मंतव्य के साथ कर रहे हैं, मैं उसी का उत्तर भी देता हूं आपको कि क्योंकि सेंटर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार रही है, कांग्रेस भी निश्चित रूप से जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी ने जितनी 70 साल में जो दुरुक्ति, कांग्रेस ने जो ज्यादा समय में जितनी दुरुक्ति की थी, बहुत शॉर्ट स्पैन में किसानों की वो दुरुक्ति बीजेपी ने कर दी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए इस प्रकार से किसानों को मारने का जो रास्ता इन तीनों अध्यादेशों के माध्यम से खोला गया। और एक चीज और देखिए कि अब कोरोना की बात कर रहे हैं दलबीर जी, 3 बार कोरोना का नाम लिया। अब कोरोना के बीच में आपको ये अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्या थी? आज तक बीजेपी और जेजेपी का कोई साथी नहीं बता पाया इस बात को कि क्या आवश्यकता थी, इतनी अर्जेंसी क्या थी। ठीक है। दूसरी बात, आप कोरोना में जब इस प्रकार के किसान विरोधी बिल लेकर के आएंगे तो लोग सड़कों पे आएंगे। और शुभेंदु जी आज के दिन हालात बहुत खराब है बीजेपी के लिए। आपने देखा होगा जेपी दलाल इनके लोगों को, नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, और जेजेपी वाले गांव में जाकर के देखें, दुष्यंत जी का विरोध उचाणा में हुआ, 10 जगह उनका विरोध हो चुका। बीजेपी के जेपी दलाल को, दूसरे लोगों को किस प्रकार से रोका गया और क्या इनकी हालत गांव में होने वाली है, वो तो आप भी देखेंगे, सब देखेंगे। ठीक है, मैं जरा सोमवीर से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले वंदना जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया कि आरएलडी के प्रवक्ता जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक तरफ उनके जो लीडर हैं वो बोलते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये बोलते हैं नया कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि एक स्टैंड तो रखना चाहिए। एमएसपी को खत्म होने की बात तो मैं भी कर रहा हूँ। अभी आपने बोला नया कुछ नहीं मैडम। हाँ, मैंने नया बताया ना। नया तो मतलब जो बीडीएस स्कीम थी वो ऑलरेडी वैसे की वैसी है। हम भी तो यही कह रहे हैं। आप मेरी बात को हम भी तो यही कह रहे हैं ना, इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ एमएसपी जो है, मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैं आपके बीच में नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसे एमएसपी वाला एक मिनट जरा एक कर लेती हूँ अपनी, फिर उसके बाद आप अपनी बात कहिए। कोई नहीं, प्लीज। ठीक है, आपने कहा नया कुछ नहीं, हम भी बोल रहे हैं नया कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि उनको आजादी मिल गई है, अपनी फसल कहीं पर भी बेचे। आप बोल रहे हैं, आपके नेता बोलते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगा। मैं आपसे भी प्रश्न पूछती हूँ एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने पहले उसको नकार दिया कि नया कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट्स को क्या आजादी मिल गई वो भी जरूर बताइएगा। कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे मालूम था ये पूरी की पूरी बहस कहीं ना कहीं कृषि बिल की तरफ जाएगी, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है बड़ौदा को लेकर। 3 बार ये रहे, 3 बार वो रहे, और बड़ौदा बताते हैं सबसे पिछड़ा हुआ। अरे रहे आप पिछड़ा, बीजेपी ने कर दिया। मैं अपने काम गिनवाऊंगी आपको। चलिए, आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, आपको मैं बताना चाहूंगी 6 सालों से तो आप है ना। प्लीज एक बार बीच में मत बोलिए कि कहीं पर भी किसान की जमीन किसी कीमत पर नहीं ली जा सकती। जो करार होगा वो 1 फसल चक्र से 5 फसल चक्र अधिकतम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर करार में कहीं गलती आती है, करार वो टूटता है करारकर्ता के बीच में और किसान के बीच में, अगर किसान की गलती है तो जितना पैसा उसने लिया है कॉर्पोरेट से वो वापस करेगा, लेकिन साथ के साथ ये भी बताएगा कि वो अगली फसल में देगा या इंस्टॉलमेंट में देगा। इतनी सहूलियत किसान के लिए रखी गई है। और अगर करारकर्ता की गलती है तो उसको इंस्टेंटली पैसे देने पड़ेंगे, और साथ के साथ 150%, 150% पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब इसमें कॉर्पोरेट को क्या फायदा हो गया, मुझे तो दिखा नहीं। चलिए, ठीक है, कौन सा चश्मा आप लगाकर आए? मैं जरा जवाब लूंगा आपसे भी सर, लेकिन सोमवीर आर्या जी से भी जरा रिएक्शन ले लेता हूं। सोमवीर जी, अब ये बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जब चर्चा चल रही है, लेकिन घूम फिर करके किसान वापस केंद्र में आ जाता है, क्या ये जो उपचुनाव है ये सिर्फ किसान के दम पर ही लड़ा जाएगा? एक बार फिर से ये किसान को ढाल बना करके
आप चुनावी मैदान में उनको उतारा जाएगा या उनके कंधे पर रख करके ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए सुरेंद्र, सबसे पहले तो मैं बड़ौदा हल्के की बात करता हूँ। देखिए जो बाई इलेक्शन है ये अभी का, ये बाई इलेक्शन कोई सरकार गिराने या रखने का या उसको चालू रखने का कोई महत्व नहीं है। गिनती सरकार के पास पूरी है, लेकिन जो बाई इलेक्शन होता है उपचुनाव, उसमें सरकार की परीक्षा होती है और जो सीटिंग एमएलए था जिस पार्टी का, उसको कंटिन्यू रख पाता है कि नहीं रख पाता, उसके लिए एक नाम का सवाल होता है। उसकी लोकप्रियता का एक पैमाना है, मापदंड। ठीक है। अब आप अगर बड़ौदा को देखें तो सबसे पहले लीजिए आप कांग्रेस को लीजिए। कांग्रेस का क्या है कि 2014 में ये जो सीटिंग एमएलए जो स्वर्गीय विधायक जी हैं, ये 25,000 से जीते। 2019 में ये 5,000 से, और वो 5,000 में मेन इलेक्शन था, तो उसमें हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनने के चांस थे। इसलिए जनता ने इनको कांग्रेस के, और वो सीनियर आदमी थे, हुड्डा साहब वो स्वर्गीय हो गए, वो उस वजह से उनको 5,000 वोटें देते, तो कांग्रेस का मार्जिन बहुत कम हुआ था 2019 में। दूसरा जो मुद्दा था, दूसरी जो बात है वो ये है कि उनका गांव इस हल्के से बाहर पड़ता है, इस हल्के में उनका गांव नहीं है। और अभी एक मदीना गांव है, बहुत बड़ा गांव है, मलिक सांप का भी है, और पूरे हल्के के वहां पे पंचायत हुई। उस पंचायत में ये फैसला लिया गया कि अगर कोई बड़ौदा हल्के के गांव से बाहर का विधायक आएगा, कैंडिडेट आएगा, यानी उसको बाहरी उम्मीदवार घोषित करेंगे और हम उसकी खिलाफत करेंगे। ये फैसला हो चुका है। ठीक है। तो कांग्रेस का सवाल तो ये है कि कांग्रेस अगर सोच समझ, एक सेकंड सुभेंद्र जी बोल रहे हैं, सुभेंद्र जी, अगर कांग्रेस एक लोकल लीडर को कुछ 700 वाले को बना दे तो वो कांग्रेस काफी अच्छी टक्कर में आ सकती है। अब आइए आप बीजेपी पे। अब बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी के पास पहले तो कभी ये सीट रही नहीं, तो इसके लिए जो भी है वो बहुत बड़ी। सोम जी ने बताया ये किसान बहुल एरिया है, तो किसान बहुल एरिया में जो ये बीजेपी का जो राज्य के जो प्रेसिडेंट बनाए हैं, इसको इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए भी एक पार्ट था कि भाई बड़ौदा इलेक्शन है और किसान नेता को बनाया जाए, क्योंकि वो कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है। तो ये बीजेपी का ये मापदंड है। बीजेपी तो ये किसान बिल आया है, बीजेपी का बहुत अच्छा ग्राफ चला था, लेकिन जो किसान बिल आया इसमें आम किसान जो पता नहीं समझ पाया नहीं समझ पाया, वो इनके थोड़ा सा खिलाफ खड़ा नजर आता है। तो अब बीजेपी की ड्यूटी ये है, बीजेपी इसको एक्ट को, ये बिल जो आया है ये किसानों के कितने इसमें ये समझा, कितना समझा पाती है, वही उसका परफॉर्मेंस होगी। ये कितना और किस तरीके से समझा पाते हैं, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत सारे सवाल यहाँ पर हो गए हैं। मैं जरा सुखवंत जी से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन और बाकी मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सवाल यही है कि क्या ये जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रहा है, राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिशें तो की जा रही हैं कि जमीन पर काम किया जाए और दिखाया जाए कि उनकी ताकत कितनी है, लेकिन किस तरीके से ताकत देखने को मिलती है और जनता के वोट की ताकत कितनी है ये भी पता चलेगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और सुखवंत जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि अब जब एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि उनका तो किला है, वो चाहते हैं अपने किलों को बचाने के लिए, बीजेपी और जेजेपी लगातार इस कोशिश में है कि इस किले में सेंधमारी हो सके, जनता को ये जनता की आवाज जो है वो बताई जा सके, किसानों के जो मुद्दे हैं और इसी कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों की बात है वो कहीं ना कहीं सुनी है सरकार ने, ये उनका कहना है। अब इंडियन नेशनल लोकदल कहां स्टैंड कर रही है, कहां उनकी बातों को सुना जा रहा है, आपको क्या लगता है? मैं सुबेंदु जी आपके सवाल का जवाब दूंगा। वंदना जी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर मैं दो बातें कह देता हूं। जैसे आपका जो सवाल था ना कि किसान हित के लिए इस बिल में क्या नया है, उसके लिए मैंने कहा था कि नया कुछ नहीं है, किसान पहले से एट लिबर्टी है, वो कहीं भी स्वतंत्र थे बेचने के लिए। दूसरा, वंदना जी ने एग्रीमेंट और करार के ऊपर बहुत लंबी तकरीर दी। मैं सुबेंदु जी, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मेरे को पता है कि जो एग्रीमेंट है वो कोर्ट में किस प्रकार से उनकी वो होती है और कौन सी पार्टी कैसे क्या। कॉर्पोरेट निश्चित रूप से किसानों को एक बार करार होने के बाद उनको लपेट देगा, ये प्रैक्टिकल उसका एस्पेक्ट है। वंदना जी, मैं नहीं बोला बीच में। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूं। आपने पूछा कि इंडियन नेशनल लोकदल का क्या है इसमें, कांग्रेस और कांग्रेस का क्या है। देखो शुभेंदु जी, यहाँ पे मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा कि ये किसान बाहुल्य इलाका है
कंप्लीटली वहां पे गांव ग्रामीण अंचल है और किसान और खेती पर डिपेंड करने वाले लोग हैं। और बीजेपी का तो आप देखेंगे कि वो घुसने नहीं देंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, शुभेंदु जी, तो घुसने कौन नहीं देगा? गांव के अंदर घुसने कौन नहीं देगा? गांव वाले नहीं घुसने देंगे, किसान नहीं घुसने देंगे, और मैं आप तो यहीं बैठे वो नहीं घुसने देंगे। दूसरी बात जो आपने कही, देखो शुभेंदु जी, आज के दिन एक बात साफ है, अब जो ये किसान की जो आंदोलन चला और किसान का जो डिस्ट्रेस लोगों को सड़कों के ऊपर दिखाई दिया, उस डिस्ट्रेस में एकमात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जो हर दिन किसानों के पास गए और उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाया भी, उनको रिड्रेस करने की भी कोशिश की, क्योंकि विपक्ष के रूप में वो उसको एक आवाज दे सकते थे, उन्होंने आवाज दी। कांग्रेस की तरफ से कोई भी ये छिटपुट कहीं पे उन्होंने प्रदर्शन कर लिया, वो कर दिया। दूसरी बात ये और है कि बड़ौदा हल्के की जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैं पिछले 3-4 दिन वहां पे लगा करके आया हूं, यूथ की जो हालत है और वो इस प्रकार की है कि वहां बीजेपी का तो आप नहीं, अगर 2019 के अगर आंकड़े हम देखें तो सर, जो ग्राफ था, जो आंकड़ा था, वहां से आप जीत की तरफ बात कर रहे हैं, शुभेंदु जी, 40-50 हजार वोट तक। मैं ये कह रहा हूं, राजनीति कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसपे आप स्टैटिक्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें। ये लगातार प्रतिक्षण, घंटे मिनट प्रतिदिन बदलने वाली सिचुएशन है, उसमें स्टैटिक्स की बात नहीं होती। दूसरी मैं आपको स्टैटिक्स पे आऊं वो बताऊं, जेजेपी का जो वोटर था वो कितना वोटर था। देखो, मूल रूप से जो जेजेपी में गया वो इनेलो का वोटर था, इसी वजह से इनेलो कमजोर हुई। आज के दिन जेजेपी की स्थिति क्या है, किसान उससे कितना खुश हैं। आज के दिन सोशल मीडिया को अगर एक आप पैमाना मान करके चलें तो आप ये देखो कि उसमें नहीं, दलबीर जी, सोशल मीडिया वो है जिसमें लोग अपनी अनइंटरप्टेड रिएक्शंस देते हैं, जो उनकी मन की जो रिएक्शन होती है वो देते हैं, और उस अनइंटरप्टेड रिएक्शंस में आप देखेंगे कि जेजेपी के प्रति युवा किसान उबल रहा है। तो मैं शुभेंदु जी ये कह रहा हूं, वो सारा का सारा वोटर वो और वोटर भी और इंडियन नेशनल लोकदल निश्चित रूप से आपको बड़ौदा के चुनाव में बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट देने वाली है। और ये लोग जो अपने आप को कॉन्फिडेंट माने बैठे ना कि हमारा ये कर दिया वो कर दिया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वंदना जी ने बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा और भी वो पूछ रही कि आपने क्या किया। मैं बताती हूं। अब शुभेंदु जी, आज के दिन तो सरकार किसकी है, आप लोगों ने क्या किया? और अगर आप लोगों ने कुछ किया होता वो तो लोगों ने बता दिया, तो जेपी दलाल को गांव में क्यों नहीं घुसने दिया? आपके दूसरे लोग नेता हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे कि वो बड़ौदा के गांव में जाएं? ठीक है, वंदना जी जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं बराड़ साहब आपके पास भी आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो एनएलडी के प्रवक्ता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जो है वो नुकसान पहुंचा देगा। एक चीज है शुभेंदु, मैं चाह रही थी कि बड़ौदा में हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं वापस घुमा के कृषि बिलों पे क्यों लेके जाया जा रहा है? क्योंकि उसी के कंधे पे चढ़कर तो इन्होंने सोचा कि हम किसान का विनाश हो जाए, उसका नहीं करना। कौन सा विनाश हो रहा है? किसान के ऊपर बात कीजिए ना, आप बात के ऊपर बात कीजिए। आप और विकास की नहीं, वंदना जी, आप और बात करेंगे विकास की, तो किसान के विकास का क्या, किसान के विकास का क्या, उस पर आओ। नहीं, बिलों को क्यों साइडलाइन करना चाहते हैं? साइडलाइन नहीं कर रही हूँ, आपके अनुसार आप साइडलाइन करना चाहते हैं? मुझे आपने यही तो कहा कि बिलों पे क्यों बात कर रहे हैं, आपने यही तो कहा कि बिलों पे बात क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, नहीं, एक साइडलाइन को क्या, ठीक है सुखमन जी, एक बार इधर सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रिएक्शन ले लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं वंदना जी, ठीक है। यस, कृषि बिलों पे किस लिए बार बार लेकर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं और तो कोई इनके पास मुद्दे हैं नहीं। 3 साल ये रह लिए, 3 साल वो रह लिए, कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ पर ये कह रहे थे कि लॉयर हूँ, कॉर्पोरेट वाले बुरा हाल कर देंगे। सबसे पहले जितने भी प्रगतिशील किसान हैं, चाहे वो मशरूम उगा रहे हैं, चाहे वो बेल पेपर जो अलग अलग रंग की शिमला मिर्च है, पॉली हाउस लगाकर वो लिलीज के फूल उगा रहे हैं, और भी तरह की जो फसलें उगा रहे हैं, वो कहीं पर भी उसको बेच सके, उनके लिए है। ये कॉर्पोरेट से सीधा वो मैं शुभेंदु जी एक सवाल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप एक एक करके मैं आपसे वंदना जी, आप ये बताएं कि पहले कौन सा कानून किसानों को रोकता था? नहीं, आप ये बताएं। नहीं, आप गलत बयानी को आप गलत बयानी ना करें। एक मिनट सुखमन जी, मैं आपको भी मौका दूंगा। सुखमन जी, किसानों को पहले अपनी फसल कहीं भी बेचने से रोकता था। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको भी मौका दूंगा। अगर किसान बाहर बैठ के फसल अगर बेचता था तो मंडी का इंस्पेक्टर आकर बोलता था कि मेरी तो फीस ही नहीं, कैसे उसको किसान पे नहीं, ठीक है किसान पे नहीं, सुखवंत जी, गलत बात, सुखवंत जी, गलत बात, नहीं सुखवंत जी, गलत बात, सुखवंत जी, एक मिनट, ठीक है सुखवंत जी, दूसरी बात, सोमेर आर्य जी ने अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात की कि जो कांग्रेस है उसके लिए चुनौती है, हमारे लिए हमारे सचिवालयों के जवाब हमें भी बोलने दीजिए, इन्होंने बहुत बोल लिया। बराड़ साहब, आता हूं आपके पास में, आप इनको चुप करवाइए, कितने झूठ बोलेंगे, आप इनको चुप करवाइए। उन्होंने कहा जीता हुड्डा जी हैं,
कृष्ण हुड्डा जी के बेटे। आप झूठ उन्होंने पे बोला झूठ टिकट बोल पे रहे हैं। मेरा हक है। किस लिए हक है? क्योंकि वो कृष्ण हुड्डा के बेटे थे। मतलब तरीका देखिए, ये एक परिवार की पार्टी है जिसमें बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसके बेटा। अरे आप छोड़िए, आप चुनाव की बात कीजिए। आप क्या सुन लीजिए, किस मैं कहानी बार बात पूछ रहा कहां हूं, पर लेकर जा रहे हैं? आप मैं बताती पर बोलने के लिए कोई बात नहीं है, आप सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। बताऊंगी, सुन लीजिएगा। क्या किया बताइए आपने? 68.31 किलोमीटर कृषि विपणन बोर्ड ने सड़क बनवाई। किया होगा तो बताएंगे ना। किलोमीटर की जो PWD महकमा है उसकी मरम्मत कराई। 19 ग्राम सचिवालय बनाए, 5 में से IT को हमने उसमें डाला। ऑप्टिकल नेटवर्क से 50 गांव जोड़े, 60 नए अटल साझा केंद्र बनाए, 3 नए सबस्टेशन बनाए। सुन लीजिए, कहाँ है वो? बड़ौदा में है, जाके ढूंढ लीजिए, यहाँ मत बैठिए। आपके AC से जो अभी निकल कर आए थे ना, जो राज्यपाल के पास जाकर सारी जनता ढूंढ रही है, किसी को वो मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आखिरी प्रश्न, मिलेंगे तो अपने बनवाए होंगे। किसका कांटा निकाल रहे हैं वो भी बता देना। ठीक है, बराड़ साहब, जींद उपचुनाव की तरह इस बार आपने किसका कांटा कहा निकाल जींद को हरियाणा की राजधानी बना देंगे। ठीक है, आपने कहा उस जींद में बना देंगे। आपको जनता ठीक ने है, कहा बराड़ साहब, कांग्रेस पार्टी के टाइम में कितना काम हुआ? ठीक है, आप जरा सेंटर करते हैं। ठीक है, इस उपचुनाव को लेकर के सेंटर करते हैं। ठीक है, ठीक है, लड़ पड़े। ये ठीक तो है, है कांग्रेस बराड़ का साहब। नेता। यहाँ पर आके बोलते हो आप लोग। हाँ ठीक है, अमरदीप जी बताइए। हाँ जी, अमरदीप जी। शुभेंदु जी, ये शरेआम, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो शरेआम टीवी पर बैठ के झूठ बोलते हैं तो आप इन्हें रोका कीजिए उस बात पर। नहीं, आप देखिए, वो अपनी दलील कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। अगर आपको आपत्ति, अगर आपको किसी भी बात में आपत्ति है तो आपको मौका दिया है, आप क्वेश्चन रेज कर दीजिए। झूठ नहीं, बताइए बराड़ साहब। ये कह रहे हैं कि किसान मशरूम ये वगैरह, पहले ये मुझे ये बताएं, हमारे किसान है जो किसान भाई हैं, 80% किसान ऐसे हैं सर बड़ौदा पर देखिए, ठीक है, किसान का विषय भी है, करके रखेंगे। किसान के विषय पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या करेंगे वो? ठीक है ना जी, बड़ौदा की बात बताता हूँ। किसान पर क्यों आए हम? किसान पर ठीक है, बंद्रा जी, और यही किसान को बड़ौदा में हराएगा। बराड़ साहब, जरा आपने कांग्रेस पार्टी के टाइम में क्या काम किया? बड़ौदा में किसान रहते हैं, बड़ौदा में भी व्यापारी रहते हैं, बड़ौदा में भी मजदूर रहते हैं, बड़ौदा में भी ये सभी लोग रहते हैं। बराड़ साहब, पर बात क्यों नहीं? बड़ौदा के अंदर क्या काम किए हैं? कोई शक नहीं है, कांग्रेस पार्टी विनोदा चुनाव जीतेगी। नहीं, कैसे जीतेगी सर, ये तो बता दीजिए ना, क्या पॉलिसी है? मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि आपने अभी तक जो काम किया है। शुभेंदु जी, आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, चुनाव आदमी कैसे जीतता है? आज के टाइम में किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है, वो सड़कों पर आ चुके हैं। आप फिर पूरे प्रदेश, मैं बात कर रहा हूं सर बड़ौदा के उपचुनाव, सिर्फ बड़ौदा में क्या काम हुआ, कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया, मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूं। जींद उपचुनाव को लेकर के एक पैराशूट कैंडिडेट भेज दिया जाता है। वंदना जी एक मिनट, जींद उपचुनाव में पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया जाता है। दिग्विजय चौटाला ने ठीक है सर, हम ठीक है, जींद को हरियाणा की राजधानी बना देंगे। क्या किया इन्होंने? सर मेरी बात सुनिए, बताइए। आप कह रहे हैं किसानों पर क्यों आ रहे हैं? आप ये बताइए, बड़ौदा में किसान नहीं है, 58 गांव है वहाँ पे, तो उसमें किसान, व्यापारी, मजदूर सभी वर्ग के लोग रहते हैं। चलिए ठीक है, जवाब नहीं है दलबीर जी, वो तो जनता बताएगी आपको। ठीक है बराड़ साहब, ठीक है, आपके लिए ठीक है, बंद्रा जी ठीक है, बराड़ साहब ठीक है, नहीं होगी जो आपकी बड़ौदा में होगी, जो आप बस कांटे निकालते रहिए। शुभेंदु जी, कई चीजें होती हैं, रूप कराना भी जरूरी हो जाता है, कोई बातें हम रखते हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एक चुनाव मुख्यमंत्री हटने के बाद उनके बेटे ने लड़ा रोहतक का, वही चुनाव हार गए। कहां से? रोहतक से। जितने चुनाव लड़े उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अपने दीपेंद्र भाई ने, वहां जीतते रहे। जैसे ही रोहतक का चुनाव आया, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, 2019 के अंदर वो हार गए। वहां हारने के बाद क्या होता है, आपको ध्यान होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी भी एक बात कहते थे, भाई जंगी घोड़े अलग होते हैं और बारात के घोड़े अलग होते हैं। वो फिर बारात के घोड़े बन गए, खुद दबाव देके कांग्रेस पर बन गए। वो उनका आपसी मामला, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं, एक मौका ऐसा मिला था जब मुख्यमंत्री ना होते, उनका बेटा एक चुनाव लड़ा तो उसी में हार गए और अपने गढ़ से हार गए।
ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना, इस बात को मैं सब प्रदेश की जनता के सामने रखना। जहां तक मेरे भाई आदरणीय सुखवंत सिंह जी वकील हैं, नॉलेज रखते हैं, किसान भी है, किसानों के मुद्दे उठाना हमारा भी काम है, उनका भी काम, हम समस्या हल करें, मुद्दे उठाएं। जननायक ताऊ देवीलाल की एक मांग थी, मैं फिर उनको याद दिलाना चाहता हूं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। उनकी एक ही मांग थी, वो दिन कब आएगा जब किसान अपनी फसल आजादी से बेचेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, रोड के ऊपर फसल रख लेगा और वहां वो बेचेगा, ये कहेगा मेरा ये भाव है, उसको वो भाव नहीं मिला तो उसके बाद वो मंडी चला जाएगा। यही सपना तो देवीलाल का था, ठीक है, हम तो पूरा कर रहे हैं। आपको कोई तकलीफ है तो आप अपने नए सपने पैदा कीजिए, बताइए आपके सपने क्या है। हमारे सपने यही थे, ताऊ देवीलाल के जो सपने हैं, जननायक ताऊ देवीलाल के सपने हैं, वही जननायक जनता पार्टी के सपने हैं। किसान को भाव मिले, भाव अगर बाहर नहीं मिले, मान लिया भाव किसी वजह से नहीं मिला, 100% कपास हरियाणा में खरीदी जाएगी, पहली बात पता आपको सबको किसकी मेहरबानी है, हरियाणा सरकार। ठीक है, ठीक है, आपको फसल के अंदर पूरा भाव मिलेगा, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी नहीं कटेगी। 8 का क्या रेट कर दिया, ठीक है, खुले बाजार में अगर आप ज्यादा मुनाफे के साथ देखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उनके साथ खिलवाड़ होएगा, हम सरकार में नहीं रहेंगे। माननीय दुष्यंत चौटाला, ठीक है, पहले ही साफ हो चुका है। सुखवंत जी, शुभेंदु जी, मैं सोमवीर जी उसके बाद आता हूं आपके पास। हाँ शुभेंदु जी, कि देखो जननायक जनता पार्टी जो कुछ कह रही है, लोग उसको अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हो, कोई विश्वास नहीं कर रहा इनकी बातों पे, क्योंकि इनके चुनाव से पहले जो बातें करी थी वैसी बातें पूरे करेंगे, तो मैं इन पे जाना नहीं चाहता, समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरी बात वंदना जी ने कही कि किसानों के कंधे पे रख के क्यों चला रहे हो, तो वंदना जी बीजेपी किसानों के को समझा क्यों नहीं पा रही, उनके कंधों को प्रयोग होने क्यों दे रही है। अगर आपको लगता है कि वो यूज कर रहे हैं तो आप किसानों को समझाओ। तीसरी बात, वंदना जी नेट से निकाल करके और ये आंकड़े ले आई, अगर बड़ौदा के चुनाव के ग्राउंड पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये सब सारी बातें किताबी हैं। आपके शहर का मौसम गुलाबी हो सकता है, आपकी बातें किताबी हो सकती हैं, आप बड़ौदा में जाकर के देखें। तीसरी बात, वो बार बार जैसे वंदना जी ने बीच में भी कहा कि कृषि बिल पर ले आते हैं। अब शुभेंदु जी, जिस प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जिस प्रदेश की एक मेजोरिटी क्लास जो है ना वो किसान के ऊपर हो, और बड़ौदा पे आप बात कर रहे हैं और आप किसान की पर बात ना करना चाहें, ये तो बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है। और वंदना जी क्यों नहीं करना चाहती मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन किसान का कंधा अगर कोई प्रयोग कर रहा है, कोई विपक्षी प्रयोग कर रहा है अपनी राजनीति के लिए, तो बीजेपी उसको प्रयोग क्यों होने दे रही है, उसको समझाती क्यों नहीं। जब उन्होंने अच्छा काम किया तो किसान समझ क्यों नहीं रहे। पहली बात ये, असल बात यह है शुभेंदु जी कि किसानों को मार्क का डेथ वारंट पे इन्होंने साइन कर दिए, और डेथ वारंट पर साइन करके और ये कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे, हमने आपके डेथ वारंट पर साइन कर दिया। तीसरी बात आपने कही कि ओपन मार्केट की, आपने एक शब्द बीच में कहा, मैं उस पर जवाब दूं। ओपन मार्केट में जब ओपन जो चीज होती है ना शुभेंदु जी, उसमें दोनों पार्टियां समकक्ष हों, बराबर हों। आज के दिन किसान समकक्ष नहीं कॉर्पोरेट के, आप उसको ओपन कर देंगे। अब एक बात बताइए आप कि शेर को और किसी कम उससे दूसरे उसको अगर आप पिंजरा खोल देंगे तो फायदा किसका है। आप फिर उसको ये कहेंगे हमने आप आजाद कर दिया शेर के सामने आपको। ठीक है, तो ये इतनी हास्यास्पद बात जो है ना वो किसान सब समझ रहे हैं और बता देंगे एक 10 सेकंड के लिए। और मैं दावा करता हूं आपके यहां पर बैठ करके कि जेपी, हमने देखा कि किस प्रकार से जेपी दलाल दूसरे को उनको जूते मारे, उनको बाहर निकाला, और किस प्रकार से वो जो है ना वो दूसरे गांव में वो भी नहीं घुसने दिया, और जेजेपी के जो लोग हैं उनको भी नहीं घुसने दिया। ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया गया है ना, वो चीज पॉलिटिकल माइलेज। क्या आपने बोला जूते मारना वंदना जी एक मुहावरा है हिंदी का, प्लीज अगर आप समझे तो। नहीं ये मुहावरा है कि नहीं है? नहीं, घेरना और जूते मारना मुहावरा ये है कि लोग जो है ना उनको उसको नहीं सुखवंत जी गलत शब्द देने, गलत शब्द मांग रखना जूते मारना है क्या? नहीं, मैं बताती हूँ क्या होता है, जब मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसीलिए मैं ये बात 2017 में दरवाजे बंद कर दिए गए तो उसको बोला जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेपी दलाल को किस प्रकार से गांव से भगाया गया, अगर उस जगह ये मुहावरा फिट बैठता है और पहली बात वो कि गांव वालों ने जूते मार के उनको भगाया वहां से। ठीक है, अब जरा रिएक्शन। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, सुखवंत जी मैं हिंदी हूँ, मुझे मत बताइए। हाँ तो जूते, आप हिंदी हो तो जूते मारना क्या होता है आपको बताना चाहिए। बताइए
नहीं ठीक है सर, सर ये जूते मारेगा वही ये अब जरा के साथ उस गांव में हुआ। नहीं सुखवंत जी दलाल जी के साथ जो कुछ हुआ उसका अर्थ यही है। नहीं ठीक है ठीक है, मारे जाएंगे पता चल जाएगा किसको लगेंगे, तब मैं बात करूंगी इसका अर्थ क्या है। अभी चुनाव में देख लेंगे। नहीं ठीक है सर, ठीक है बीजेपी को लगेंगे। इस तरह की बात ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपनी नहीं ठीक है, पर्सनल नहीं सर, ठीक है सुखवंत जी। सबसे पहले आपने मेरे पर सीधा आपने अटैक किया कि नेट से आंकड़े निकाल रही मैं, तो नेट पे आंकड़े झूठे होते हैं, ऑब्वियसली झूठे होते हैं, सारे झूठे होते हैं। बीजेपी जिस प्रकार से पुट करती है आंकड़ों को वो सब झूठे होते हैं। सोशल मीडिया ठीक होता है, सोशल मीडिया में अगर नहीं सुखवंत जी, अगर आपत्ति है जो नेट पे वेबसाइट बनी हुई है, हाँ सोशल मीडिया इसलिए झूठा नहीं होता क्योंकि उसमें अनइंटरप्टेड रिएक्शन आती है बीजेपी और सरकार को नियंत्रित खबरें नहीं आती। नहीं आया तरीका, आप अपनी बात किस ढंग से रखना चाहते हैं, ठीक है। अब एक एक करके दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि किसानों को कंधा क्यों बनने दे रही है, किसानों को कंधा क्यों बनने दे रही है बीजेपी। तो आपको मैं यहाँ पर बात बताऊं यहाँ पर कि लगातार जो है हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं उनके सामने, लेकिन बार बार जो एक तरह से डरा दिया जाता है। जैसे मैं शुभेंदु आपको बताऊं कि एक व्यक्ति है, किसान है, वो उसके पास एक आदमी गया भाई साहब जैसा, और जाके बोला कि अरे ये तो कृषि बिल बहुत खराब हो गए, तो मार दिया। बोले नहीं बीजेपी ऐसे नहीं कर सकती, ये तो किसान हितैषी है। दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, पांचवें में तो वो भी परेशान लगता मर गए। वो वाला हाल है। जब खरीद शुरू हो गई, एमएसपी डिक्लेयर हो चुका है, रबी की फसल का खरीद हो रही है, आप देखेंगे वो सारे भ्रम जो है वो बिल्कुल धुल जाए। आज की बात करें, आगे की नहीं देखेंगे। सोमवीर जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं, ठीक है सुखवंत जी, एक मिनट जरा और भी मेहमान है, ठीक है। 3639 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है आज। बराड़ साहब आता हूँ आपके पास भी, खरीद हो चुकी है आज, ठीक है, है एमएसपी पर ही हो रही है, ठीक है। जरा सोमवीर आर्या जी, अब वापस से स्थिति क्या है? एक तरफ श्याम सिंह राणा जब बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि विपक्ष ये है बरगला रहा है, तो दूसरी तरफ अगर श्याम सिंह राणा जैसे जो बीजेपी के हार्डकोर नेता हैं वो अगर जाएंगे और ऐसे ही अगर वो कह रहे हैं कि अंदेशा और भी नेताओं का है, तो ये नुकसान आने वाले उपचुनाव में होगा ज्यादा। सोमवीर जी। वंदना जी बैठी बीजेपी की प्रवक्ता, या बीजेपी सुन ले का आप किसानों मुद्दे नहीं भाग सकते। आप लगातार बात हो रही है, मैंने अभी आप सोमवीर जी माफ कीजिए, आपको बीच में इंटरप्ट करूं मैं, एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूं सोमवीर जी। ठीक है, एक करके वंदना जी, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा अभी। हाँ ठीक है सोमवीर जी बताइए। हाँ सुनिए तो सही आगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी हो, सरकार हो, कोई भी हो, वो किसानों के मुद्दे से हरियाणा में कम से कम नहीं भाग सकता। कोई नहीं भाग रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसके साथ साथ कि बीजेपी ये हित में है या नहीं है, ये चीज जाके समझाए, और समझाने में अभी तक असफल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी सुन लीजिए सुमेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये बीजेपी जितने वोटर्स को बड़ौदा हल्के में समझा पाएगी, वो वोटर तो बीजेपी में आ जाएंगे, जिनको नहीं समझा पाएगी वो इनेलो में जाएंगे। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बहुत बड़ी चुनौती देनी पड़ेगी। अब एक दूसरी बात में किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की है, तो मैं किसानों के बारे में 2 मिनट में 2 सेकंड में बात करूं। हाँ। किसानों के बारे में ये है कि एमएसपी और एबीपीएल पे सारा झगड़ा है। तो एक मुझे कहावत याद आती है इनकी, गांव की, हमारे गांव के देहात की। एक गांव था, उसमें एक प्रधान ने एक पहलवान बिठा दिया एक गेट पे, और गांव में एक ही गेट था, और वो कहते हैं जी आए उसको 2 लठ मारो। दूसरा प्रधान आया, दूसरे ने गेट और खुलवा दिया, वो वहां बगैर लठ मारे जाना था। तो गांव वाले पहले का प्रधान, उसके गुरु के, वो पहलवान की जब पंचायत में, तो उन्होंने कहा तो गलत हो गया। प्रधान को, प्रेसिडेंट प्रधान को कहा गया भाई ये तो गलत होगा। तो प्रधान ने कहा भाई जिसको लठ खाने हो वो उस पहलवान वाले दरवाजे से चलेता, जिसको नहीं लठ खाने हो वो अपने नए दरवाजे चलो। तो ये जो किसान बिल है, इसका नेचर ये है शुभेंद्र जी कि जिसने पहले की तरह आड़तियों से लुटना है, बिचौलियों से लुटना है, इंस्पेक्टर से लुटना है, अपने फसल को नहीं बेचना है, तो आप लुटते रहो। सरकार ने एक मिनट सरकार ने एक नया ऑप्शन दिया, रास्ता दिया आपको, आप उसको यूज कीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़िए, 1 सेकंड और कहूंगा।
और और एक बात में दोनों पार्टी बैठी, वंदना जी बैठी है और ये कांग्रेस और इनेलो बैठी है, दोनों पक्ष विपक्ष बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 तारीख को मेरी चुनौती है, मेरा क्वेश्चन है, मेरे सामने एक सवाल है कि 1 तारीख को ये मंडी में जाएंगे, मंडी खुलेगी, अगर तो मंडी लोक है, एमएसपी नहीं बिक रही है, एमएसपी से कुछ नहीं बिक रहा है, तो अगर नहीं तो बिक रहा है, अगर उससे एमएसपी के तरीके से नहीं बिक रहा है, आईएमपीएल लागू कैंसिल हो जाता है, किसान जाएगा, किसान देखेगा, अपने आप दूध का बिल्कुल अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं शुरुआत में ही हम इस बारे में बात कर रहे थे। ठीक है बराड़ साहब, जरा जल्दी से रिएक्शन, बहुत कम समय, जरा बहुत कम समय, बराड़ साहब। शुभेंदु जी, बड़ौदा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बीजेपी ठीक है, बीजेपी हारेगी और जे बीजेपी अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुखवंत जी जल्दी से। शुभेंदु जी, मैं आर्य साहब की बात का जवाब बहुत जल्दी से उन्होंने हमें बहुत जल्दी से कि 1 तारीख को जैसे खुलेंगे। शुभेंदु जी, किसी भी कानून का जो रिजल्ट आने में समय लगता है। आप देखेंगे 2000 के आसपास किस प्रकार से, मैं 10 सेकंड लूंगा, बैंक वाले बुलाते थे, उसका आज हम बैड इफेक्ट देख रहे हैं। बीज लगाते ही कोई उसको कांटे देना शुरू नहीं हो जाएगा, यानी कि ये बहुत समय के बाद इसके बैड इफेक्ट्स आएंगे। मंडियां भी धीरे धीरे ये सारी बंद हो जाएंगी। जब कोई चीज धीरे-धीरे नहीं शुभेंदु जी, कोई चीज कोई किसान अपनी कोई कहीं भी खरीद सकता है, कहीं बेच सकता है, तो मंडी का औचित्य क्या है? ठीक है, और करार हो जाएंगे तो एमएसपी का क्या औचित्य है? मेरे भाई ने तारीफ करनी चाहिए, आईएनएलडी किसानों की हितैषी बताते अपना आपको 2150 रुपए हमारी सरकार बाजरा खरीद रही है, कपास 100% खरीद रही है। आप सबको ध्यान होगा, पानी बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार ने एक वायदा किया था, भाई धान ना बो के कोई फसल बो 7000 रुपए अपने एकड़ मिलेंगे। ठीक है, वो सरकार का क्या भला हो रहा था, भला आगे के लिए किया जाता, आने वाले समय के लिए भला किया जाए। किसानों ने कही नहीं सर, किसानों ने कही हम धान बोना चाहते हैं, हमारी सरकार ने की इच्छा से धान आप बताओ बोना है या नहीं बोना। इसी तरह ये मंडी का है, आप बाहर बेचना चाहे बाहर बेचिए, अंदर बेचना स्वतंत्र है। ठीक है, एमएसपी ठीक है, आपको ठीक है। जरा आखिरी सवाल वंदना जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब जो नाराजगी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या विपक्ष की नाराजगी हो या किसान हो, इन नाराजगियों को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले सोमवीर आर्य जी बार बार कह रहे थे कृषि कानूनों को लेकर ऐसा नहीं कि चर्चा तो लगातार चल रही है, लेकिन आज जो विषय था वो बड़ौदा उपचुनाव का था। मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि मुझे काम गिनवा दीजिए कि आप किस वजह से जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। और दूसरा, यहाँ पर शिखर से कमजोर हो चुकी कांग्रेस, पता नहीं किस बात का दम भर रही है। 100% भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर कहीं पर भ्रम का जाल कुछ एक ऐसे लोगों तक पहुंचा तो उसको तोड़ने में हम कामयाब रहेंगे, लेकिन व्यक्तित्व महत्वाकांक्षा की कोई जगह नहीं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन यहाँ पर इस भ्रम के जाल को तोड़ा जाएगा और सभी लोगों को, नेताओं को, चाहे बीजेपी के अंदर के हों या फिर बाहर के किसान हों, उन सभी को समझाया जाएगा। लेकिन वो कितना समझ पाते हैं देखना अपने आप में बेहद खास है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।